हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आई होप आप लोगों ने पिछला वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए दोस्तों, हम आज शुरू कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। दोस्तों हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, आपने सुना होगा। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सर ये सिस्टम यानी तंत्र किसे बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे जो आप लोग फूड खा रहे हो, भोजन खा रहे हो, क्या उसका डाइजेशन होगा, क्या पाचन होगा क्या? तो ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य होते हैं। और दोस्तों कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि केवल एक अंग से हो जाएगा, बहुत सारे अंग मिलके कोई विशेष कार्य करते हैं। जैसे अगर डाइजेशन की बात करी जाए, पाचन की बात करी जाए, तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो मुंह है केवल ये डाइजेशन करा देगा। बहुत सारे अंग इसमें एक साथ मिलके भोजन के डाइजेशन को पूरा करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम यानी तंत्र हम लोग किसको बोलते हैं? मानव शरीर में अंगों का समूह जो कि कोई एक विशेष कार्य कर रहा है, उस अंगों के समूह को हम लोग बोलते हैं तंत्र यानी सिस्टम। जैसे अगर मैं बोलूं डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्य क्या है, पाचन तंत्र का भी कोई ना कोई कार्य होगा क्या? बिल्कुल। तो इसका कार्य क्या होगा? भोजन का पाचन कराना। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो इसका कार्य होगा भोजन का डाइजेशन यानी पाचन कराना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कि डाइजेशन यानी पाचन होता क्या है? दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप लोगों की बॉडी क्या बहुत छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिका से मिलकर बनी हुई है क्या? बोलो बोलो यस। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या हमारी बॉडी की सेल्स यानी कोशिका को एनर्जी चाहिए, इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब आप लोगों को एनर्जी मिलती किससे है? फूड से मिलती है यानी भोजन से मिलती है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने एक रोटी खाई। आपने क्या खाई? एक रोटी खाई। आप मुझे बताएंगे दोस्तों, क्या आपकी बॉडी की सेल यानी कोशिका छोटी होती है, बड़ी होती है? सर बहुत छोटी होती है, हम लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। अगर आप लोगों को इसको एनर्जी दे, आप चाहते हो कि कोशिका को एनर्जी मिले, तो क्या इस तक फूड यानी भोजन पहुंचना चाहिए क्या? अब दोस्तों आप लोग क्या खा रहे हो? एक बहुत बड़ी रोटी खा रहे हो, और दोस्तों आप चाहते हो कि इससे जो मतलब ये हमारे हर सेल यानी हर कोशिका तक पहुंच जाए। और दोस्तों कोशिका क्या है? बहुत छोटी है। तो क्या हम लोगों को इसको बहुत सरल पदार्थों में तोड़ना पड़ेगा क्या? तो जो भी आप लोग फूड यानी भोजन लेते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी जटिल होता है। इसको सरल पदार्थ में तोड़ना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा भोजन होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी जटिल होता है। तो इसको सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं डाइजेशन यानी पाचन। तो दोस्तों पाचन क्या है? जटिल खाद्य पदार्थों को, जो हम लोग फूड ले रहे हैं वो उसमें काफी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, काफी जटिल पदार्थ होते हैं, तो इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ना, यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? डाइजेशन। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है, जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जब इसका डाइजेशन होता है, जब इसका पाचन होता है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि क्या है? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें फैट यानी वसा की, तो जब आप लोग फैट खाओगे, जब इसका डाइजेशन होगा, आप लोगों को क्या मिलेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो फैट है वो वसा है, वो इन दोनों से ही तो मिलके बना हुआ है। तो जब इसका डाइजेशन होगा, जब इसका पाचन होगा, तो इससे आप लोगों को ये मिलेगा। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो अमीनो एसिड आप लोगों को मिलेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जब हम लोग भोजन ले रहे हैं उसमें तो सर विटामिन भी है, उसमें तो सर मिनरल्स भी है, तो सर उसका जब डाइजेशन होगा, पाचन होगा, तब हम लोगों को क्या मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ना, वो पहले से ही सरल रूप में होते हैं, सिंपल फॉर्म में होते हैं, तो उनका और डाइजेशन नहीं होता हमारी बॉडी में। तो जब हम लोग भोजन लेंगे तो इसमें जो मिनरल्स है, जो विटामिन्स है, वो आपके बॉडी में डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। तो विटामिन्स और मिनरल्स का शरीर में पाचन नहीं होता, ये पहले से ही क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, काफी सरल रूप में होते हैं।
तो ये डायरेक्टली आपके बॉडी में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दोस्तों बात समझ में आ गई? एक बार सभी यस बोल दीजिए। क्लियर है? आ जाओ, चलिए आप लोग इसका आंसर बताएंगे। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाएगा, बताएंगे? बताओ तो किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों भोजन का हमारी बॉडी में केवल डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है। इससे पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके बाद में भी कुछ स्टेप्स होते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, आप मुझे खुद बताएंगे। फूड को क्या आप लोग आपके माउथ में रखेंगे क्या? तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन होता है, अंतर्ग्रहण होता है। सर अंतर्ग्रहण किसे बोलते हैं? भोजन को हमारे मुख में या भोजन को हमारे अंदर रखने की प्रक्रिया को बोलते हैं इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। दोस्तों इसके बाद में होता है डाइजेशन यानी पाचन, यानी हमने जो भोजन लिया उसको बहुत सरल पदार्थों में तोड़ना, बहुत सरल पदार्थों में तोड़ना, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन यानी पाचन। अब दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? ठीक है, प्लीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है? बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो दोस्तों ये क्या होता है, हमारा माउथ होता है। आ गई बात समझ में? हम लोग भोजन कहां पर रखते हैं? माउथ में रखते हैं। दोस्तों भोजन क्या हमारी बॉडी से नीचे उतरेगा क्या? उतरेगा क्या? उतरेगा क्या? बिल्कुल सर। तो क्या भोजन नीचे आएगा क्या? आएगा क्या? आएगा क्या? आएगा क्या? आएगा क्या? सर ये क्या है? ये है हमारा स्टमक यानी हमारा पेट। दोस्तों क्या पेट से भी और नीचे जाएगा क्या? दोस्तों पेट से नीचे ये जो आप लोग देख पा रहे हो इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। अभी इसकी बात करेंगे, टेंशन ना लीजिए। तो जो आपने भोजन माउथ में रखा था, मुंह में रखा था, दोस्तों जैसे जैसे वो नीचे उतरता रहेगा उसका डाइजेशन होता रहेगा, पाचन होता रहेगा। छोटी आंत में आते आते उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, पूर्ण पाचन हो जाएगा, यानी वह सरल पदार्थों में टूट जाएगा। दोस्तों इसके बाद में क्या होगा, ये आप लोग चीज देखिए। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, आप लोगों को सरल रूप मिल गया। या मान लीजिए आपने प्रोटीन लिया था, तो नीचे आते 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 यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग चाहते हो ना कि जो अमीनो अम्ल मिले, जो आप लोगों को ग्लूकोज मिले, वो हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचे? बताओ, क्योंकि हमारे बॉडी के हर अंग को एनर्जी चाहिए, तो उस भोजन को क्या आप लोगों को हर अंग तक पहुंचाना जरूरी है क्या? यस। तो वो काम कौन करेगा? हमारी बॉडी में कौन फ्लो करता रहता है पूरी बॉडी में? ब्लड। तो क्या हम लोग चाहते हैं क्या कि ये जो आप लोगों को पोषक तत्व मिले वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे रक्त में अवशोषित हो जाए? और फिर इसके बाद में क्या होगा? रक्त जैसे पूरी बॉडी में घूमेगा तो जो आप लोगों के पोषक तत्व जो मिले, जो न्यूट्रिएंट मिले, क्या वो हर बॉडी तक पहुंच जाएंगे क्या? इस प्रक्रिया को बोलते हैं एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। अब दोस्तों क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि जो भी आप लोगों ने फूड लिया उसका डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, ठीक है, यानी जो सरल पदार्थ मिले वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन दोस्तों कुछ भोजन ऐसा भी होता है जो कि पचता नहीं है। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो अपचित भोजन होता है दोस्तों, वो ऐसे होते हुए आपके बाहर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले हम फूड को हमारे माउथ में रखेंगे, इसको बोलेंगे इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। उसके बाद में दोस्तों इसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा। बताएंगे दोस्तों पाचन के बाद में क्या होगा? जो आपको पोषक तत्व मिले वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, यानी एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की प्रक्रिया होगी। अवशोषण के बाद में क्या होगा? ये पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। और दोस्तों फिर इसके बाद में क्या होगा? जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जिसका पाचन नहीं हो पाया, तो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो हमारे मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इजेशन यानी मल त्याग। ठीक है, सही हिंदी शब्द इसका क्या है?
मल त्याग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अंतर्ग्रहण क्या है? ये भोजन लेने की प्रक्रिया है। पाचन क्या है? सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया। अवशोषण आपको पता है, जो पोषक तत्व मिले वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्वांगीकरण क्या है? जो भी आपको पोषक तत्व मिले वो पूरी बॉडी तक पहुंच जाते हैं, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण बोलते हैं। और जो आपकी बॉडी में पचा नहीं वो मल के रूप में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों कई बार आप लोगों से ये स्टेप्स भी पूछ लेता है कि बताओ सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, फिर बाद में कौन सा होगा, बताएंगे। सही सीक्वेंस आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है? हम लोग फूड को लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, यानी सबसे पहले होगा दोस्तों इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। उसके बाद में क्या होगा? वो सरल पदार्थों में टूटेगा यानी डाइजेशन। उसके बाद में क्या होगा? जो पोषक तत्व मिले वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। क्लियर है? उसके बाद में एसिमिलेशन होगा, स्वांगीकरण होगा, लेकिन ठीक है वो दिया नहीं है। फिर लास्ट में क्या होता है? इजेशन होता है, मल त्याग होता है। दोस्तों इसका सही हिंदी वर्ड मल त्याग लिखो आप। क्लियर है? मल त्याग। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं, चलो थोड़ा सा आगे। चलो आ जाओ दोस्तों, इसका बताइए, सॉरी इसका बताएंगे। आप लोगों को गलत कथन चुनना है। बताओ दोस्तों, अवशोषण स्वांगीकरण से पहले होता है क्या, लेकिन पाचन के बाद होता है? बताओ दोस्तों, स्वांगीकरण का मतलब क्या है? पोषक तत्वों का पूरी बॉडी में जाना। लेकिन उससे पहले क्या होगा? भोजन का अवशोषण होगा। तो अवशोषण स्वांगीकरण से पहले होता है, बिल्कुल सही बात में, लेकिन पाचन के बाद में होता है। दोस्तों यह कथन तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा है स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले होता है। अरे नहीं, आपने फूड लिया ही नहीं, इंजेशन ही नहीं हुआ, उससे पहले कैसे हो जाएगा एसिमिलेशन? तो ये आप लोगों का कथन क्या हो गया? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। चलिए अब दोस्तों, क्या मैंने आपको बताया क्या कि सिस्टम यानी तंत्र किसको बोलते हैं? अंगों के समूह को। तो अगर बात करी जाए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, तो यह भी बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होगा। ये देखो कितने सारे अंग हैं। ये सारे अंग मिलके क्या करते हैं? फूड का डाइजेशन कराते हैं, पाचन कराते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही अंग हो। एक बच्चा बोल रहा सर डीबी तो होगा। बहुत एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर। हाँ यार ये डी भी गलत है, दोनों ही गलत है। बी और डी दोनों ही गलत है दोस्तों। ठीक है, दोनों गलत है, बिल्कुल बी और डी दोनों गलत है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है भोजन का डाइजेशन केवल कोई एक अंग करा देगा, कि आपका पेट करा देगा या आपका मुंह करा देगा। नहीं, बहुत सारे अंग होते हैं जो कि साथ मिलके काम करते हैं, और इस अंगों के समूह को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। सर इसमें क्या क्या आता है? आइए थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं। दोस्तों माउथ, भोजन को जब आप लोग माउथ में रखोगे तो पीछे की नली देख पा रहे हो दोस्तों? इस नली से जो भोजन होता है वो आप लोगों के नीचे पेट तक आता है, स्टमक तक आता है। ठीक है, तो ये नली भी इसी का हिस्सा है पाचन तंत्र का। फिर दोस्तों ये पेट हो गई। पेट से दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो अंदर ये छोटी ऐसे नली कनेक्टेड होती है, जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। फिर इससे दोस्तों आप लोगों की इधर मोटी सी नली कनेक्टेड होती है, ऐसे है ना, पाइप जैसा ये, तो इसे आप लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। क्लियर है दोस्तों? यहां पर आप लोग लीवर देख पा रहे हो। हां सर मुझे लीवर दिख रहा है दोस्तों, ये भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बहुत सारे अंग है जो कि क्या करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग है ना। आपका माउथ हो गया, है ना, इसके बाद में आपका ये पाइप हो गया। चलिए तो आइए मैं आपको समझाता हूं हमारा पाचन तंत्र कौन कौन से अंगों से मिलके बनता है। चलिए दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा पहले, ठीक है? मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज आप लोग सारा ध्यान इधर रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है? आपका हर एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अभी एएलपी 2024 में जो पूछा गया, टेक्नीशियन में पूछा गया, सब मैं करा दूंगा। लेकिन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप लोग ये चीजें समझोगे। जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, सारे क्वेश्चन आप लोगों के इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? प्लीज तो सारा ध्यान इधर दो, सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है दोस्तों, ये आपका पेट है। पेट के नीचे ऐसे आप लोगों की एक नली जैसा कुछ कनेक्टेड होता है ऐसे, है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। फिर दोस्तों इस छोटी आंत से आपकी क्या कनेक्टेड होती है, एक और नली या एक और पाइप ऐसा कनेक्टेड होता है जिसे आप लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ठीक है। और दोस्तों जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो भोजन पचा नहीं है, वो इस पाइप से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग एक चीज मुझे बताएंगे, आप लोग जब फूड रखोगे तो कहां पर रखोगे? फूड को क्या आप लोग माउथ में रखोगे क्या? बोलो। भोजन को आप लोग क्या माउथ में यानी मुंह में रखोगे क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो। दोस्तों यहां से भोजन कहां पर जाएगा? इस पाइप में जाएगा, इस नली में जाएगा। इस पाइप को बोलते हैं फूड पाइप, हिंदी में ग्रास नली। क्लियर है? बताओ दोस्तों, मुझे बताइए इसके बाद में यहां से भोजन कहां पर जाएगा? ये जाएगा आपके स्टमक में यानी आपके पेट में। आ गई बात समझ में? दोस्तों यहां से भोजन कहां पर जाएगा? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। आ गई मेरी बात समझ में? बात आ गई समझ में? और दोस्तों यहां से जो अपचित भोजन है वो आप लोगों का कहां से जाएगा, पास होगा? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से होगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं भोजन कहां कहां से गुजर रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? पहले माउथ, फिर ये फूड पाइप जिसे ग्रास नली बोलते हैं, फिर ये आपका पेट, फिर छोटी आंत, फिर आपकी बड़ी आंत। दोस्तों भोजन जहां जहां से गुजरता है उसे आप लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आहार नाल में क्या क्या आता है, तो दोस्तों यहां माउथ आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। आगे बात समझ में? ठीक है। तो बेसिकली एक चीज आप लोग, छोटी सी बात ये ध्यान रखना, हम लोग पाचन तंत्र की संरचना समझ रहे हैं कि कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से अंग मिलके पाचन तंत्र बनाते हैं। तो एक तो मैंने आप लोगों को यह बता दिया, ये कौन से अंग है जहां जहां से होके भोजन गुजर रहा है, और जहां जहां से होके भोजन गुजरता है उस पूरे रास्ते को, इस पूरे रास्ते को, इस कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा? ठीक है। अब देखो, अब आपको लगता है कि सर केवल ये अंग ही है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करेंगे, पाचन तंत्र का निर्माण करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ और अंग भी है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे कि यहां पर हमारे क्या होता है, एक अंग होता है जिसका नाम है लीवर, हिंदी में बोलते हैं यकृत। आ गई बात समझ में? दोस्तों लीवर से एक रस बनता है, एक जूस बनता है। आ गई बात समझ में? दोस्तों वो क्या होता है, पाइप के माध्यम से, एक नली के माध्यम से कहां पर आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है। तो जब हम लोग भोजन खाते हैं और जब भोजन आप लोगों का नीचे आता है और इस पे ये जूस गिरता है, रस गिरता है, तो वह क्या करता है, ये जूस क्या करता है, उस भोजन के पाचन में मदद करता है। इससे भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। तो क्या अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे इस ऑर्गन को भी पढ़ना चाहिए क्या? क्योंकि ये भी क्या डाइजेशन में यानी पाचन में हेल्प कर रहा है। बोलो बोलो, यस और नो? ठीक है। और दोस्तों ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लैंड यानी ग्रंथि। और अगर बनने वाला पदार्थ एक जूस है, एक रस है, तो दोस्तों ऐसी ग्लैंड को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, बाह्य श्राव्य ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य श्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी ग्रंथि होती है जो कि डाइजेशन यानी पाचन में मदद करती है, तो उनके बारे में भी पढ़ना है। जैसे एक मैंने आपको बताई लीवर यानी यकृत। वैसे दोस्तों हमारे पेट के नीचे और थोड़े पीछे की ओर यहां पर भी एक ग्लैंड पाई जाती है, या आप बोलो एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है पैनक्रियास यानी अग्नाशय। दोस्तों ये भी यहां, इसके अंदर भी क्या बनता है, एक रस बनता है जो कि एक पाइप के माध्यम से कहां पर आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है।
तो जब इस भोजन के ऊपर ये जूस पड़ता है, रस पड़ता है, तो उस भोजन का पाचन होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये अंग भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? पैनक्रियास, अग्नाशय। और दोस्तों जिस अंग से कोई ना कोई पदार्थ बनता है उसे ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। तो क्या ये ग्रंथि है क्या? और अगर बनने वाला पदार्थ एक कोई जूस है, रस है, तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्य श्राव्य ग्रंथि। तो क्या ये एक बाह्य श्राव्य ग्रंथि है क्या? बोलो यस और नो। वेरी गुड, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली क्या होता है, ये हमारा जो पेट होता है ना, पेट इसके अंदर भी दोस्तों क्या होती है, कुछ ग्रंथि पाई जाती है, कुछ ग्रंथि पाई जाती है। इन ग्रंथि को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। सर ये क्या करती है दोस्तों? इनसे भी एक रस निकलता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। तो क्या इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या? बोलो हां या ना। बिल्कुल दोस्तों, हमारे मुंह में क्या सलाइवा बनता है क्या? लार बनता है क्या? एक लिक्विड बन रहा है क्या? एक रस जैसा कुछ बन रहा है क्या? तो अगर बन रहा है तो हमारे माउथ में भी ग्लैंड होगी, ग्रंथि होगी। हमारे माउथ में ये जो ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। क्यों? क्योंकि इससे क्या बन रहा है? लार बन रहा है। और ये लार भोजन के पाचन में मदद करता है। तो क्या हम लोगों को इस वाली ग्लैंड के बारे में भी पढ़ना चाहिए क्या? बिल्कुल। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल किसको बोलेंगे? जहां जहां से होके भोजन गुजर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कुछ ग्लैंड भी है जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रही है, पाचन में मदद कर रही है। क्या उनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है क्या? जो डाइजेशन से रिलेटेड है, जो पाचन से संबंधित है, तो उन ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। आगे बात समझ में क्लियर है? आ जाओ। तो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल में क्या क्या आता है बताओ? आहार नाल किसको बोलते हैं? जहां जहां से होके भोजन गुजरता है। तो सबसे पहले भोजन को कहां पर रखोगे? माउथ में रखोगे। कहां पर? माउथ में यानी मुंह में। और दोस्तों माउथ को हम लोग बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के नाम से भी जानते हैं। जो मुंह होता है ना, मुंह, उसे मुख गुहा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसके बाद में भोजन आएगा आपके इस पाइप में, इस नली में। इसको बोलते हैं फूड पाइप यानी ग्रास नली। इसका दोस्तों एक नाम और है, ईसोफेगस। तो बेसिकली बक्कल कैविटी के बाद में दूसरा पार्ट क्या हो गया? फूड पाइप या ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं ग्रास नली। दोस्तों इसके बाद में भोजन कहां पर जाएगा बताओ? सर इसके बाद में जाएगा हमारे पेट में। ठीक है, तो इसके बाद में आ गया स्टमक यानी आमाशय, या इसको पेट भी हम लोग बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों भोजन कहां पर जाएगा? ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाएगा। और फिर इसके बाद में आप लोगों का भोजन कहां पर जाएगा? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत में जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब सर मुझे ये भी बता दीजिए कौन कौन सी ग्लैंड है, कौन कौन सी ग्रंथि है जो कि पाचन में मदद करती है। सबसे पहले दोस्तों हमारे माउथ में पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। दोस्तों इनसे बनता है लार, सलाइवा, और ये सलाइवा भोजन के पाचन में मदद करती है। तो क्या इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहली कौन सी हो जाएगी? सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। आ गई बात समझ में? दूसरी हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको बताया पेट में हमारे कुछ ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि। इनके बारे में भी पढ़ना है क्या? बिल्कुल, क्योंकि इनसे कुछ रस निकलता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों क्या लीवर के बारे में भी पढ़ना है क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि लीवर से भी एक जूस निकलता है, एक रस निकलता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करते हैं। और दोस्तों यहां पर मैंने आपको और बताया था पेट के नीचे थोड़ा पीछे की तरफ एक ग्लैंड और होती है, उसका नाम क्या है? पैनक्रियास यानी अग्नाशय। तो इनके बारे में भी पढ़ना है। तो बेसिकली हमारा जो पाचन तंत्र है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स।
एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये पार्ट आते हैं। ग्लैंड्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये पार्ट आते हैं। आगे बात समझ में। चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है 20 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में टेक्नीशियन में, इसका आंसर बताएंगे। बताओ, है ना, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। भोजन का सही क्रम आप लोगों को बताना है दोस्तों। सबसे पहले माउथ में रखेंगे, मुंह में, उसके बाद में एक पाइप में जाएगा, इस पाइप का नाम है ईसोफेगस या ग्रास नली, उसके बाद में पेट में। सिंपल है। आप कर लेते कि आपकी शिफ्ट में आता तो बिल्कुल सर कर लेता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका बताएंगे कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। दोस्तों अभी ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हैं ना, अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी हमने पढ़ाई नहीं रेक्टम वगैरह क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, हमारे माउथ की। माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं, मुख को मुख गुहा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, हमारे माउथ की ही बात करने वाले हैं कि हमारे माउथ में क्या क्या होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दोस्तों हमारे माउथ में 3 पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो क्या क्या टीथ हमारे मुंह में ही होते हैं क्या, दांत, बताओ। ठीक है सर। और क्या होता है दोस्तों, हमारे माउथ में टंग भी तो होती है, जीभ भी तो होती है, बिल्कुल। और हमारे माउथ में और क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, जो कि क्या करेगी, भोजन के पाचन में मदद करेगी। तो बकल कैविटी में हम लोगों को इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। क्या, दांत यानी टीथ, जीभ यानी टंग, और लार ग्रंथियां यानी सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीथ की यानी दांत। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, दांत की स्टडी करने वाले हैं। तो स्टडी ऑफ टीथ यानी दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, दांत के अध्ययन को बोलते हैं डोंटोलॉजी। ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग ओ से शुरू होती है, लेकिन जब भी इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, तो डोंटोलॉजी ही बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी नहीं बोलते। आगे बात समझ में, बात समझ में आई या नहीं आई, आगे बात समझ में। सर क्या खतरनाक कंटेंट है, मान गए। बिल्कुल दोस्तों, मजा आ रहा है ना, तो मैं आपके लिए पूरी मेहनत करता हूं, बस आप भी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, आगे बात समझ में। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि हमारे टीथ होते कितने हैं, तो बताओ। सब बोलता है 32, कोई 30, कोई 31, कोई क्या। तो दोस्तों अगर बात करी जाए 3 से 4 साल तक के बच्चे की, तो उसके बॉडी में, मतलब उसके माउथ में टोटल कितने टीथ होते हैं, 20 ही होते हैं। लेकिन एक एडल्ट की बात करी जाए, एक वयस्क की बात करी जाए, तो उसके माउथ में आप लोगों को कितने टीथ मिलेंगे, 32 टीथ मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो आप लोगों का दांत है ना, जैसे दोस्तों ये दांत है आपका, क्या आपको जो दिख रहा है क्या वो दांत है क्या, नहीं दोस्तों। जैसे मान लो ये आपका एक दांत है, ये आपके मान लो मसूड़े हैं, ये मसूड़े हैं। आगे बात समझ में। अब होता क्या है, हमको केवल दांत का वो वाला भाग दिखता है जो मसूड़े के ऊपर है, लेकिन दोस्तों दांत का कुछ भाग मसूड़े के अंदर भी होता है। तो दांत का जो भाग मसूड़ों के अंदर होता है वो तो हमें दिखता नहीं है, जो मसूड़ों के बाहर होता है वो ही हम लोगों को दिखता है। तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर होता है ना, वो हमको दिखता नहीं है, और जो मसूड़ों के ऊपर होता है वो हम लोगों को दिखता है। तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर होता है, इसे बोलते हैं क्राउन यानी शिखर। आगे बात समझ में। और दांत का वह भाग जो कि मसूड़ों के अंदर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रूट, है ना, यानी जड़ भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने ये दांत निकाला, या दांत को, है ना, दांत को बाहर निकाल लिया आपने ना, दांत को बाहर निकाल लिया, तो कोई कोई दांत होते हैं, इसका निचले वाला पार्ट ऐसा होता है आप लोगों को, है ना, हमको ऐसा जनरली ऐसा लगता है कि दांत ऐसा होगा, ऐसा होगा, हमको ऐसा लगता है दांत ऐसा होगा। दोस्तों ऐसा अगर होता तो दांत को निकालना बहुत आसान हो जाता। ठीक है, दांत ऐसा होता है जिससे मसूड़ों में अच्छे से फंसा रहे। तो दांत का जब निचला हिस्सा देखोगे ना, कुछ ऐसा आप लोगों का होता है ना, ऐसे 2 टांगे जैसी होता है इसकी। समझ में आ गई बात को। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने चाकू से इस दांत को ऐसे काट रहा हूं ऊपर से। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में।
जैसे अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं करके बताऊं आपको, कुछ 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 हो तो। हम्म, अरे रुको रुको। देखो ऐसे समझो इसको, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो दोस्तों, ये मान लो आपका दांत है, ये आपका दांत है पूरा। अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से काटूंगा, देखो ध्यान समझो, ये आपका दांत है, ये कौन एक लड़का है ये, मनीरत मेहता 2000, अंकित पाटिल 133 पीएम 2000। इसको ब्लॉक करते हैं पहले, पता है क्या फालतू की बात करता रहता, पढ़ाई तो करता नहीं है। आ जाओ दोस्तों, ये आपका टीथ है, ये आपका दांत है। मैं इसको ऊपर से ऐसे काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं, काट रहा हूं, काट रहा हूं, बिल्कुल ऐसे नीचे तक ले गया। तो दोस्तों क्या कुछ आपको ऐसा मिलेगा क्या? अरे मतलब आप समझो, ये दांत ऊपर से काट दोगे, ये ऊपर का पार्ट हटा दोगे, तो अब आपको केवल ऐसा ही तो नजर आएगा, नहीं आया समझ में? दोस्तों ये आपके पास में क्या है, क्या है, क्या है? ये मान लो टीथ है, दांत है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऊपर से मैं कट कर रहा हूं, है ना, ऊपर से कट कर रहा हूं। तो इसका अंदर मैं देखूंगा ना, तो क्या मुझे सेल वगैरह ये मिलेंगे क्या? इसके रिमोट के अंदर सेल वगैरह जो लग रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों जब मैंने इस दांत को ऐसे काटा तो मैं भौचक्का रह गया। क्या? मैंने देखा कि इसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है। छोटी छोटी रक्त की नलिका भी है जो यहां तक रक्त लेके आती है। आ गई बात समझ में? तो जब आप लोग काट के देखोगे तो आप लोग दोस्तों दिमाग खराब हो जाएगा कि यार इसके अंदर क्या क्या है ना। अब समझो, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, वो केवल यहां तक ही है। ये ऊपर ऊपर वाला पार्ट ही क्या है, आपके व्हाइट कलर का है। इसके अंदर आप लोग देखोगे व्हाइट कलर का नहीं है, केवल ऊपर ऊपर वाला पार्ट ही होता है, कुछ है ना, भारी भारी पार्ट ही होता है आप लोगों के व्हाइट कलर का। तो दांत का ये जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है, सबसे बाहरी जो लेयर है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इनेमल बोलते हैं। और ये क्या होती है? काफी ज्यादा हार्ड, यानी काफी ज्यादा कठोर होती है। सर ये इतनी कठोर क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, चलो मैं इधर लिख देता हूं, फॉर्मूले छोड़ो आप, तो ये नाम याद रख लो, है ना। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? ये कठोर क्यों होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। इन दो पदार्थ से मिलकर ये बना होता है, या इन दो पदार्थों की वजह से क्या होता है? इनेमल काफी हार्ड होता है, कठोर होता है। अगर पूछा जाए इन दोनों में से भी ज्यादा कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के कंपेयर में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस इनेमल के जस्ट नीचे आप लोग देख पा रहे हो एक पार्ट और होता है ना, ये इसके नीचे एक पार्ट और होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो इसे हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? सबसे भारी वाला जो पार्ट हो गया, इसे तो बोल दिया इनेमल, इसके अंदर वाले पार्ट को आपने क्या बोल दिया? डेंटाइन बोल दिया। आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है काफी खोखला होता है, अंदर जगह होती है, काफी जगह होती है, काफी जगह होती है। इस जगह को आप लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पल्प कैविटी। कैविटी किसे बोलते हैं? खाली जगह को। तो इसको बोलेंगे पल्प गुहा के नाम से भी जानते हैं। सर इस खाली जगह में क्या होती है? दोस्तों इस खाली जगह में आपको मिलेगी रक्त वाहिका, ब्लड वेसल। सर ब्लड वेसल किसको बोलते हैं? ब्लड वेसल दोस्तों, ब्लड वेसल्स उन नलिकाओं को बोलते हैं जिनसे ब्लड फ्लो होता है। तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना, हमारी बॉडी के, हमारे दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो दांतों तक कैल्शियम कैसे पहुंचता है? जब हम लोग खाते हैं, कैल्शियम अल्टीमेटली ब्लड में आ जाएगा। दोस्तों क्या यहां पर रक्त नलिकाएं जा रही है क्या? दांत जा रही है क्या?
तो इस रक्त नलिकाओं में जो कैल्शियम होता है वो हमारे कहां तक पहुंच जाता है, दांतों तक पहुंच जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है सर। और क्या होता है इस पल्प कैविटी में दोस्तों? इसमें होती है नर्व यानी तंत्रिका। दोस्तों तंत्रिका क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हमारे ब्रेन से अलग अलग जगह मैसेज जाते हैं, अलग अलग जगह से ब्रेन तक मैसेज आते हैं, तो ये वायर जैसे जो आप लोग देख पाते हो ना, इसको बोलते हैं नर्व्स यानी तंत्रिका। तो बेसिकली क्या मैसेज यहां तक भी आते हैं क्या, या यहां से मैसेज ब्रेन तक भी जाते हैं क्या? दोस्तों क्या दांतों में सेंसेशन होता है क्या, झुंझुनापट? बताओ तो आपको फील होता है क्या? वो अगर दांतों में झुंझुनाहट होती तो फील होता है क्या? इसका मतलब ब्रेन तक जा रहे हैं मैसेज। तो इसमें क्या होती है? नर्व यानी तंत्रिका भी पाई जाती है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे दांत की जो सबसे बाहरी लेयर है, जो बाहरी सतह है, वो क्या है? बेसिकली उसका नाम क्या है? इनेमल। और ये इनेमल जो होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है काफी हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है। हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, सबसे सख्त या सबसे कठोर भाग है। ठीक है चलो दोस्तों, अगर दांतों की संख्या की बात करी जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिशु की बात करी जाए, बच्चे की बात करी जाए 3 से 4 साल के, तो उनके दांतों की संख्या 20 होती है, जबकि एडल्ट में कितनी होती है आप लोगों की? 32 होती है। चलिए दोस्तों बताएंगे दांत का इनेमल किससे बना होता है। मैंने आपको क्या बताया कि ये दांत का इनेमल किससे मिलकर बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से भी और कैल्शियम फॉस्फेट से भी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं, अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों दांतों के बारे में। हमारे एडल्ट में कितने दांत होते हैं? 32। तो दोस्तों क्या सारे दांत एक जैसे हैं क्या? सारे नहीं सर, आगे के दांत थोड़े नुकीले हैं, पीछे के दांत उतने नुकीले नहीं है। तो सारे दांत एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आइए इन दांतों को हम लोग समझते हैं। दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या मैं आपको 32 दांत समझाऊं क्या? नहीं सर। क्या मैं केवल निचले जबड़े के 16 दांत समझा दूं क्या? क्योंकि जैसे 16 ये है, वैसे के वैसे 16 क्या है? ऊपर है। आगे बात समझ में? तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऊपरी जबड़े के 16 दांत समझ में आ गए, तो ऐसे के ऐसे ही तो नीचे है, तो निचले जबड़े के भी आप लोगों को 16 समझ में आ जाएंगे, या निचले जबड़े के 16 समझ में आ गए तो ऊपरी जबड़े के भी 16 समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, ये 16 क्यों समझाऊं मैं? दोस्तों क्या मैं केवल ये 8 दांत समझा दूं क्या? क्योंकि जैसे ये 8 इधर है, वैसे के वैसे 8 इधर होंगे। तो अगर मुझे ये 8 समझ में आ जाएंगे, तो क्या ये 8 भी वैसे के वैसे ही हैं क्या? बोलो बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आइए इन 8 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इन 8 में ये जो स्टार्टिंग के ये जो 2 दांत है ना, इसे हम लोग बोलते हैं इंसिजर यानी कृतंक। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, इसके पास में एक काफी शार्प दांत होता है, काफी नुकीला दांत होता है, उसका नाम है कैनायन। हिंदी में इसे बोलते हैं रदनक। क्लियर है? तो कैनायन कितना हो गया? 1 हो गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसके पास के जो 2 दांत होते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक कितने होते हैं? 2 होते हैं। बहुत बढ़िया। और दोस्तों अब कितने दांत बचे? 2 और 1 3 हो गए, 3 और 2 5। दोस्तों आखिरी के जो 3 दांत होते हैं ना, उन्हें हम लोग बोलते हैं मोलर यानी चवर्णक। आगे बात समझ में? ठीक है, तो आपको क्या समझाया मैंने? इन 8 दांत के बारे में समझाया। अच्छा दोस्तों मुझे बताएंगे, हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में, एक एडल्ट माउथ की बात करी जाए तो उसके माउथ में टोटल इंसिजर टीथ कितने होंगे? बताओ, टोटल कृतंक दांत कितने होंगे? तो दोस्तों गलती से आप 2 मत बोलिए। क्यों? क्योंकि 2 तो केवल इस वाले पार्ट में है, तो इस वाले पार्ट में 2 है, तो इस वाले पार्ट में भी 2 होंगे, यानी निचले जबड़े में टोटल 4 हो गए, ऊपरी जबड़े में भी 4 होंगे, तो टोटल 8 हो गए। तो अगर हमारे एडल्ट की बात करी जाए तो टोटल इंसिजर टीथ कितने होते हैं? इसको 4 से गुना कर लो। टोटल कैनाइन टीथ कितने होंगे? इसको भी 4 से गुना कर लो, इसको भी 4 से गुना कर लो, इसको भी 4 से गुना कर लो, क्योंकि आपने केवल ये पार्ट समझा है। ऐसा का ऐसा पार्ट यहां पर होगा, ऐसा का ऐसा पार्ट यहां पर होगा, ऐसा का ऐसा पार्ट यहां पर होगा। 4 से गुना करोगे? नहीं करोगे? तो करके देख लो। 4 दूनी 8, 4 और 1 4,
4 दूनी 8, 4 तिया 12, जोड़ के देखो 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32, टोटल कितने टीथ हो गए? 32 टीथ हो गए। आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों आप ध्यान रखना, इन 8 दांतों में 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है, तो 2 1 2 3 ऐसा कुछ बन रहा है क्या? तो दोस्तों इसे हम लोग टीथ फॉर्मूला यानी दंत सूत्र भी बोलते हैं, 2 1 2 3 बट्टे 2 1 2 3। ठीक है, 2 का मतलब क्या है? 2 इंसीजर है इन 8 में, 1 का मतलब क्या है? 1 कैनाइन है, 2 क्या है? प्रीमोलर है, और 3 क्या है? मोलर है। तो कई बार लिखने का तरीका होता है, इसको टीथ फॉर्मूला यानी दंत सूत्र बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग 3 से 4 साल तक के बच्चे की। दोस्तों उसमें कुल टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो क्या मैं 20 को समझाऊं क्या? नहीं सर, केवल निचले जबड़े के 10 समझा दो, क्योंकि निचले जैसे 10 है वैसे के वैसे आप लोगों के ऊपरी जबड़े में होंगे। तो बच्चों में क्या होता है? निचले जबड़े में 10, ऊपरी जबड़े में 10। अब दोस्तों ये 10 पूरे क्यों समझाऊं? क्या केवल मैं ये 5 समझा दूं? क्योंकि अगर ये 5 आपको समझ में आ जाएगा तो ऐसे की ऐसे 5 आप लोगों के क्या है? यहां पर है। क्लियर है? ये एक बच्चा है राहुल दिवाकर, इसको भी क्लास के बाद में कॉल करूंगा मैं। ठीक है बेटा राहुल दिवाकर, आपका एक बार नंबर बता दो बेटा, मैं आपको कॉल करूंगा अभी क्लास के बाद में। बेटा राहुल दिवाकर जी प्लीज एक बार नंबर बता दो, मैं आपसे बात करूंगा। बता दो बेटा। और बात ऐसी करूंगा फिर जीवन में। ठीक है, एक बार नंबर बता देना। ये बच्चा 1 घंटे से एक ही कमेंट कर रहा है, सर फिजिक्स के नोट डाल दो। बायोलॉजी चल रही है, इसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या दोस्तों जितने भी बच्चे बैठे हैं आप मुझे बताएंगे कि फिजिक्स की जितनी भी क्लास हुई है, क्या साथ में उसके नोट्स मैंने पीडीएफ दी है नहीं दी? आप मुझे बताओ, खुद बताओ। मैं क्या, मैं तो बोलूंगा कि मैंने तो दे दी। आप मुझे बताओ दी या नहीं दी, आप ही बताओगे। दोस्तों बायोलॉजी का पहला चैप्टर हुआ न्यूट्रिशन 4 क्लास में, क्या चारों क्लास की 4 पीडीएफ मिल गई आपको? बताओ, आप मुझे बताओ। आगे बात समझ में आ जाओ। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं हम टीथ की, तो केवल इन 5 की बात करेंगे दोस्तों। इन 5 की बात, अगर ये 5 समझ में आ गए तो ऐसे कैसे 5 यहां पर होंगे। ठीक है, यानी निचले जबड़े के टोटल 10 समझ में आ जाएंगे, जैसे निचले जबड़े में 10 है वैसे के वैसे ऊपर जबड़े में 10 है। क्लियर है? आ जाओ। तो दोस्तों ध्यान रखना इन 5 में चलो दोस्तों, इनमें से स्टार्टिंग के जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं इंसीजर यानी कृतंक। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है दोस्तों, इन 2 के पास में हमारे में एक दांत पाया जा रहा था जिसे बोल रहे हैं कैनायन, रदनक। दोस्तों ये जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं ना, उनमें कैनायन नहीं होता, रदनक नहीं होता। तो कैनायन कितने हो जाएंगे? अरे सॉरी, इसके पास में जो शार्प टीथ होता है इनमें भी पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? कैनायन यानी रदनक। ठीक है दोस्तों, कैनाइन के पास में, हमारे पास में कैनाइन जो टीथ था उसके पास में 2 प्रीमोलर थे, अग्र चवर्णक थे, है ना, एडल्ट में। लेकिन जो 3 से 4 साल का बच्चा होता है उसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं। अग्र चवर्णक वाले दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और दोस्तों ये जो आखिरी के जो 2 दांत होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग प्रीमोलर, मोलर यानी चवर्णक। आगे बात समझ में? तो टोटल 5 हो गई क्या? 2 और 1 3 और 2 5। अब आप लोग मुझे बताएंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाए आप लोगों से कि एक बच्चे की बात करी जाए तो उसके माउथ में कुल मोलर टीथ, चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर कितनी नजर आई? 2 आई। तो ये 2 की 2 इधर होगी, ऐसे 4 निचले जबड़े में 4 हो गए, और ऐसे ही आप लोगों के ऊपर होंगे, टोटल 8 हो गए ना। तो इसको भी आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। टोटल संख्या पूरे माउथ में आप लोगों से पूछे 4 से गुना कर लो,
4 से गुना कर लो, 4 से गुना कर लो, 4 से गुना कर लो। कितने हो गए ये? 4 दूनी 8 प्लस 4 12 प्लस 8 12 प्लस 8 20, टोटल 20 दांत हो गए क्या दोस्तों? अगर बात करी जाए केवल इस वाले की तो इंसीजर कितने हुए? 2, कैनायन 1, प्रीमोलर 0, मोलर 2, तो 2102। ठीक है, तो इनका जो टीथ फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2102 अपॉन 2102। क्लियर है? चलिए दोस्तों बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ दोस्तों, आप लोगों को बताना है। देखो एडल्ट बोला गया है, वयस्क बोला गया है। टोटल इंसीजर यानी कृतंक कितने होते हैं? तो हमारा टीथ फॉर्मूला क्या होता है? 2123, ऐसा होता है ना। तो दोस्तों 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनायन होता है। तो दोस्तों यहां पर होता है आप लोगों का 1 कैनायन, 1 यहां पर भी होगा, यानी निचले जबड़े में टोटल 2 गए, 2 ऊपर भी होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे आप लोगों के? 4 हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इंसीजर पूछा है क्या दोस्तों? इंसीजर पूछा है, कैनाइन नहीं पूछा। मेरे को लगा कैनाइन पूछा है, इंसीजर पूछा है। तो 2 इंसीजर इधर, 2 इधर, नीचे टोटल 4 हो गए, ऊपर भी 4 होंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। इंसीजर पूछा गया है ना। कृतंक, कृतक, कृतंक दांत आप लोगों से पूछे गए हैं। आगे बात समझ में? चलिए बताएंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग विजडम टीथ। आपने सुना होगा जिसे अकल दाढ़ या अकल दांत भी बोलते हैं। सुना है क्या आपने कभी? बताओ दोस्तों। एक्चुअली में होता क्या है, देखो जैसे हमारे जो आखिरी के ये जो 3 दांत है, इसको आपने क्या बोला था? मोलर यानी चवर्णक बोला था। दोस्तों ये जो सबसे आखिरी वाला मोलर होता है, थर्ड मोलर, तीसरे नंबर का चवर्णक, ये हमारा ऐसा दांत है जो कि सबसे बाद में आता है। मतलब आप लोग मानो 17 साल के भी बाद में आता है, 17 से 21 वर्ष की उम्र में, ऐसा कुछ आप लोगों को ये वाला दांत देखने को मिलेगा। सबसे लेट आता है। दोस्तों हम लोगों को बुद्धि कब आती है? जल्दी आती है, लेट आती है? लेट आती है ना। तो इसीलिए दोस्तों इस वाले टीथ को विजडम टीथ यानी अकल दांत बोल दिया। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं है कि इस दांत के आते ही बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि तो जीवन में कभी भी नहीं आती है। आगे बात समझ में? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारी बॉडी में टोटल विजडम टीथ अकल दांत कितने होते हैं, तो बताओ, जल्दी से बताओ। तो देखो 1 यहां पर हो गया, 1 इस साइड वाला हो गया, निचले जबड़े में 2 गए और ऊपरी जबड़े में भी 2 गए, टोटल 4। आपने सुना होगा कई बार बोलता है यार मेरा ये अकल दांत निकलवाना पड़ेगा या अकल दाढ़ निकलवानी पड़ेगी। तो वो अकल दाढ़ क्या होता है? सबसे आखिरी वाला जो आप लोगों का मोलर होता है ना, उसे हम लोग अकल दांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 17 या 18 साल की उम्र के बाद में निकलते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको विजडम टीथ बोल दिया। इसकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। दोस्तों जब तक ये दांत नहीं आया था तो क्या हम लोग जिंदा नहीं थे क्या? हम तो तब भी जिंदा थे। यानी और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को तो ये आखिरी वाला दांत है ना, अगर किसी के टेढ़ा आ जाता है ना तो निकलवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये पास वाला दांत भी क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं इसको निकलवा दो। दोस्तों अगर आप अपना आखिरी ये वाला दांत निकलवा दोगे तो क्या डेथ हो जाएगी क्या? नहीं। मतलब ये ऐसा पार्ट है बॉडी का जो अगर नहीं भी हो तो हमारी बॉडी में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में नहीं भी हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग। तो दोस्तों क्या मैं इसको एक वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग बोल सकता हूं क्या? बोलो यस और नो। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं कि सर जो हमारे दांत होते हैं ना, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे ये आपका निचला जबड़ा है, यहां पर जो आपके 8 दांत है ना, इसमें 2 इंसीजर है स्टार्टिंग वाले। और दोस्तों क्या इधर भी 2 इंसीजर होंगे क्या? बताओ। तो इंसीजर टीथ क्या आपके सबके सामने वाले होंगे क्या? और जब भी हंसोगे तो आपको इंसीजर सबसे पहले दिखेंगे, निचले जबड़े के भी 4 इंसीजर और ऊपर के भी 4 इंसीजर। बोलो यस और नो। तो दोस्तों इसीलिए इन इंसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं। तो इंसीजर के बारे में ध्यान रखना, इनकी कुल संख्या 8 होती है। दोस्तों इनको स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं क्योंकि जब भी हम लोग स्माइल करते हैं सबसे पहले यही वाले टीथ नजर आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, इसका काम क्या होता है? दोस्तों जैसे आप लोग मुझे बताएंगे, कभी एप्पल हम खाते हैं तो उसको क्या अंदर जाके रखते हैं कि नहीं? आगे से काटते ना, सामने से काटते हैं। या ब्रेड को खाना हो ऐसे यहां से काटते हैं। तो इन वाले दांत का काम क्या होता है? कटिंग ऑफ फूड। क्या होता है इनका काम? कटिंग ऑफ फूड। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैनायन टीथ की। कैनायन टीथ क्या होता है? सर ये जो आप लोगों के
निचला जबड़ा है, ये 2 इंसीजर हो गए, इसके पास में काफी आप लोगों का नुकीला दांत होता है, काफी नुकीला दांत होता है, इसका नाम है कैनायन यानी रत्नक। टोटल कितने हो जाएंगे कैनायन? 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये काफी आप लोगों के पॉइंटी टीथ होते हैं, नुकीले दांत होता है, इनका काम क्या होता है? टीयरिंग। जैसे दोस्तों जो व्यक्ति जैसे जो एनिमल्स होते हैं ना, जो शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं, जैसे शेर हो गया, तो दोस्तों उसका ये कैनायन क्या होता है? कैनायन उसमें भी तो होता है, तो वो कैनायन का इस्तेमाल क्या करता है? मीट को फाड़ने में। तो उसका काम क्या है? टीयरिंग ऑफ फूड। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, इसके पास में जो आप लोगों के प्रीमोलर है अग्रचवर्णक, जिनकी संख्या 2 है, टोटल मुंह की बात करो ही जाओगे तो 8 है, तो इनका कार्य क्या होता है? ग्राइंडिंग। जैसे मान लीजिए कुछ काजू आप खा रहे हो, कुछ बादाम खा रहे हो, तो उसको पीसने में उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोलर यानी चवर्णक, जो आखिरी के आपके 3 दांत है। दोस्तों इनका मेन कार्य क्या होता है ना? और महीन पीसना, फाइन ग्राइंडिंग, मतलब आपने चूरा बना दिया, उसको और महीन करना, वो काम किसका होता है? आप लोगों का थर्ड मोलर का, सॉरी आखिरी के ये जो मोलर्स है ना उनका होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों दांत के बारे में एक चीज ध्यान रखना, हमारे दांत में आप लोगों को कुछ चीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? आइए दोस्तों, कभी आपने देखा है कि कोई पास में बच्चा है और वो आपके पास आएगा कि भैया मेरा दांत टूट गया है, मम्मी मेरा दांत टूट गया है ना? सुना है क्या दोस्तों? क्या जब उसका दांत टूट जाता है तो क्या वो वापस आ जाता है क्या? बिल्कुल सर, आ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब दोस्तों ये जो 20 टीथ होते हैं ना, ये सारे एक बार टूटते हैं और वापस आते हैं। इसीलिए हम लोग इन टीथ को मिल्क टीथ यानी दूध के दांत भी बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये जो 20 टीथ है एक बार टूटते हैं, वापस आप लोगों के नए आएंगे। ठीक है दोस्तों, 12 टीथ ऐसे होते हैं जब हम लोग बड़े होते हैं तब वो आप लोगों के आएंगे। और ये जो 12 टीथ जब जैसे जैसे आप लोग बड़े हो रहे हो वैसे वैसे ये एक्स्ट्रा जो मिलते जा रहे हैं ना आपको 12 टीथ, तभी तो जाके एडल्ट में 32 बनेंगे। तो ये 12 टीथ ऐसे होते हैं कि अगर गलती से ये दांत टूट गया तो आप लोगों के वापस नहीं आएगा। जैसे आप लोग मुझे बताएंगे दोस्तों, 3 से 4 साल के बच्चे में कितने मोलर होते हैं? केवल 2 मोलर होते हैं। अगर बात करी जाए एक एडल्ट की तो उसमें कितने मोलर होते हैं? 3 मोलर होते हैं, यानी एक दांत और एक्स्ट्रा आ जाता है। बोलो हाँ या ना? अब दोस्तों ये दांत आप निकलवा के देख लो, अगर ये दांत वापस आ जाए तो ये बाद में जो आपके टोटल 12 दांत आए, ये आपके अगर टूट गए तो वापस नहीं आते, ये एक बार ही आते हैं। ये दांत ऐसे हैं जो एक बार टूटते हैं फिर वापस आप लोगों के आ जाते हैं। क्लियर है क्या? तो क्या हमारे कुछ दांत ऐसे हैं क्या जो 2 बार आते हैं? बिल्कुल सर, आ जाओ। तो हमारे दांतों के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए, और दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे क्या हमारे सभी दांत एक जैसे हैं क्या? नहीं सर, अलग अलग है। ठीक है। क्या हमारे दांत मसूड़ों में फंसे हुए हैं क्या? हाँ। तो मैंने दांतों के बारे में बहुत चीजें बताई। तो हमारे जो दांत होते हैं वो थीकोडेंट होते हैं, ग्रवदंती। थीकोडोंट ऐसे दांतों को बोलते हैं जो कि किसी में फंसे होते हैं। तो हमारे दांत मसूड़ों में फंसे होते हैं ना? बिल्कुल। दोस्तों हमारे दांत कैसे हैं? विषम दंती, हेट्रोडोंट। विषम दंती ऐसे दांतों को बोलते हैं अगर सारे दांत एक जैसे नहीं है। दोस्तों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके सभी दांत एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, उनको बोलते हैं समदंती यानी होमोडोंट। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो होमोडोंट होते हैं, बताओ दोस्तों। मगरमच्छ, इसके सभी दांत एक जैसे होते हैं। मछली, सभी दांत एक जैसे होते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, क्या हमारे दांत को मैं बोल सकता हूं डाइफोडोंट? डाइफोडोंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे कुछ दांत होते हैं जो कि 2 बार आते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। चलो, तो दोस्तों 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में एक बार होते हैं, 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में एक बार आते हैं, टूट गए तो वापस नहीं आएंगे। और जो 20 दांत ऐसे हैं जो एक बार टूटते हैं और वापस आते हैं। आ गई बात समझ में? तो आज के लिए इतना रखेंगे और फिर दोस्तों बाकी की चर्चा करेंगे हम लोग कल। न्यूट्रिशन का टेस्ट डल चुका है, तो जिन भी बच्चे ने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है वो जाके टेस्ट लगाए और देखिए कितनी चीजें याद है कितनी नहीं। और बाकी दोस्तों इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। आ गई बात समझ में? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।